देखिए, हमने जो बताया डिस्कस किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो वो था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी, तो उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वन डायमेंशनल मोशन अगर है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो एक्स और वाई दो एक्सिस होंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर 3 डायमेंशनल मोशन है किसी पार्टिकल का तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो ट्रांसलेशनरी मोशन में है केवल, यानी बॉडी जब हम लेते हैं तो पॉइंट मास अगर कंसीडर कर रहे हैं और उसका केवल ट्रांसलेशन हो रहा है तो एक्स वाई और जेड ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। तो हम मोनो एटॉमिक कोई गैस ले, पार्टिकल तो तभी होगा ना, यानी पॉइंट मास जिसमें हो, तो उसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एटलीस्ट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो कोई तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक हो सकता है रिजिड और दूसरा हो जा सकता है नॉन रिजिड। तो अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें ये 3 ट्रांसलेटरी मोशन होंगे, एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग। ये 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो नहीं, डाई एटॉमिक की बात हो रही है। डाई एटॉमिक अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें भी जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस के अलांग ट्रांसलेशन कर सकता है या वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गई। दूसरा उसमें रोटेशनल भी होगा। तो जैसे अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई है तो इसमें 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर एक मास यहां पर है यानी एक एटम, दूसरा एटम यहां है, तो ये जो होगा इसके अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसी पर होगा। लेकिन इसके अबाउट और इसके अबाउट उसका रोटेटरी मोशन होगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो जाएगा। तो 3 हो गया ट्रांसलेशन के लिए और 2 हो गया रोटेशन के लिए। अगर ये नॉन रिजिड है तो इसमें वाइब्रेशनल मोड भी होगा। तो अगर नॉन रिजिड है तो जैसे एक मॉलिक्यूल मान लो है, उसमें 2 एटम्स है, तो एक एटम यहाँ पर है और ये ऐसे मान लो किसी जैसे स्प्रिंग से अटैच होता है, इस तरह से अगर अटैच है, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन तो रहेगा। अगर 2 एटम्स हैं तो इनमें वाइब्रेशनल मोड भी रहता है। तो हर एक वाइब्रेशनल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो टोटल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए इसके लिए डाई एटॉमिक के लिए, तो F की वैल्यू होगी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल। तो कितना हो जाएगा? टोटल होगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन कब होगा ये जब नॉन रिजिड हो तब। नॉन रिजिड बॉडी अगर है तो उसमें वाइब्रेशनल मोड होगा, तो उसमें हर एक वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एडिशनल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर रिजिड बॉडी है तब उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, तो जब वाइब्रेशनल नहीं होगा तो केवल ये दोनों रहेंगे 3 + 2, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो टोटल रहेंगे 5। और इसी तरह से अगर ट्राई एटॉमिक है कोई या पॉली एटॉमिक ले ले तो 3 ट्रांसलेशन तो होगा ही, 3 रोटेशनल भी होगा। अगर कोई ट्राई एटॉमिक है तो इसी को ऐसे देखिए हम ले सकते हैं, ये 3 ट्रांसलेशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलांग होगा, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ये। दूसरा, अब ऐसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये
तो इसमें 3 एक्सिस एटलीस्ट ये 3 होंगे, एक्स वाई जेड। तो ये ट्रांसलेशन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और रोटेशन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। क्यों 3 होगा? एक्स एक्सिस के अलग रोटेशन होगा तो ये मास रोटेट करेगा, इसके अबाउट होगा तो दोनों मास ये और ये इसके अबाउट होगा तब भी ये तीनों रोटेट करेंगे कि नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी जीरो नहीं होगा। तो एटलीस्ट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा। और अगर ये नॉन रिजिड है तो रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल मोड भी रहेगा। तो इसमें अगर पॉली एटॉमिक है तो पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3 प्लस 3 और प्लस 2 न्यू लिख सकते हैं। न्यू क्या है? अबे हर एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो अगर वाइब्रेशनल मोड है तो ये एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 2 न्यू, अगर 1 हो गया, 1 वाइब्रेशन अगर है तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 8 हो जाएगा। 2 है तो यही 4 हो जाएगा, प्लस 6 तो ऐसे बढ़ेगा, है ना। तो इन जनरल ये नहीं रहता है वाइब्रेशनल मोड, तो क्या रहेगा? ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो ये लिखे होंगे 6 लिखा होगा F किसके लिए? ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए। अगर ये नॉन लीनियर है तब लीनियर होगा तो 7 लिया जाता है। कितना होगा? 7। तो ये सब लिखा था ना आपने कि नहीं लिखे हैं? नहीं बनाए हो तो बना लीजिए, बोलिए। लिख लिया है सबका? देख लो है? तो दूसरा हेडिंग डालिए, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये सब लिखा है ना, तो ही तो मैं कह रहा हूं। लिखा देते हैं, चलो ठीक है। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिख लो थोड़ा डिग्री। अभी बहुत क्लास हमारे पास बचा है बताने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम is the possible independent ways in which a system can have energy. A system can have energy this energy is associated in each degree of freedom whatever it is translatory motion, comma rotatory motion and vibrational motion. लिखिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस a point mass
have 3 degree of freedom in translatory motion along x-axis, y-axis and z-axis. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मोनो एटॉमिक है या पॉइंट मास है तो उसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। केवल ट्रांसलेटरी है, नो रोटेटरी, नो वाइब्रेटरी। नेक्स्ट लिखो सेकंड, फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस total degree of freedom for rigid system is 5 3 translatory and 2 rotatory यहां देखिए फिगर बना रहा हूं। ट्रांसलेटरी के केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो मोशन कर सकता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस, सेंटर ऑफ मास। अब अगर रोटेशनल मोशन की बात कर लें तो मान लीजिए ये दो हमारे एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, एक एटम यहाँ है दूसरा एटम यहाँ है, तो इसमें 3 एक्सिस हम ऐसे ले सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस है। तो जब ये एक्स एक्सिस पर दोनों एटम्स होंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 रहेगा। तो ये इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसका मतलब अगर रोटेशन हो तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होगी। लेकिन जब ये एक्सिस लेंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है वो 0 नहीं होगा और इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा। तो ये केवल 0 हुआ, इसके अबाउट और इसके अबाउट मोशन में उसमें एनर्जी होगा। तो यहां पर F की वैल्यू हो गई 3 और यहां F की वैल्यू हो गई 2। ये किसके लिए है? अगर बॉडी रिजिड है तब, यानी वो वाइब्रेशन नहीं कर सकता तब की बात हो रही है। अगर नॉन रिजिड भी है तो इसमें और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? ये मान लो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, अब ये किसी तरह से इंटरेक्शन इनमें है और ये ऐसे वाइब्रेशन कर रहे होंगे, तो हर एक वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो एफ ए भी जुड़ जाएगा 2। तो टोटल एफ होंगे फॉर रिजिड बॉडी ये हो जाएगा, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल या बॉडी जो भी लिखे सिस्टम, ये हो जाएगा F = 3 + 2, तो ये हो गया 5। फॉर नॉन रिजिड F = होगा 3 + 2 और +2, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, 2 वाइब्रेशनल, तो ये हो जाएगा 7। ये होगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो नॉन रिजिड है उसमें ही ये होगा, रिजिड बॉडी में या रिजिड पार्टिकल्स में ये नहीं रहता। तो हम लोग हमेशा इसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कहा ना जाए
तो क्या लेंगे 5 लेंगे, 7 नहीं। क्या लेंगे? जो गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं कि उसमें कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो उस केस में ये लेंगे। लिख लीजिए, फिगर भी बनाइए। बन गया? लिखिए, फॉर पॉलीएटॉमिक molecules, three degree of freedom is in the translatory motion and 3 degree of freedom in the case of rotatory motion। तो ये तो 3 रहेंगे ही, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलांग मोशन कर सकता है। अब यहां देखिए, अगर हम ट्राई एटॉमिक ले रहे हैं या ट्राई एटॉमिक से अधिक है, ट्राई से अधिक पॉली है, तो एटलीस्ट 6 होगा, एटलीस्ट होगा, इससे ज्यादा हो सकता है एक्स, वाई और जेड। तो इसमें भी जो इसके अबाउट मोशन है एक्स एक्सिस के, वो भी 0 नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक्सिस है तो ये मास मोशन करेगा कि नहीं। इसके अबाउट लेंगे इस वाले एक्सिस के, तो ये 2 मास मोशन करेंगे। तीसरा लेंगे तो तीनों मोशन करेंगे, तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो इसका मतलब इसमें एक ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये भी होगा। तो ट्रांसलेटरी के लिए 3 तो है ही है, ये F = 3 ट्रांसलेटरी में है और 3 रोटेटरी में भी है। तो एटलीस्ट 3 + 3 यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एटलीस्ट 6। और इसके अलावा अगर उसमें वाइब्रेशन है तो बढ़ जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा मिनिमम, F मिनिमम जो होगा वो होगा 3 + 3। इन जनरल ये लिख सकते हैं, F = होगा 3 + 3 + 2 न्यू, ये होता है। Where न्यू इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, जितने वाइब्रेशन होंगे उसका डबल, 2 टाइम्स कि नहीं। एक वाइब्रेशन में 2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसीलिए 2 × न्यू होता है। लिखिए, वेयर न्यू इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन नॉन रिजिड सिस्टम, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन नॉन रिजिड सिस्टम। तो ये नॉन रिजिड के केस में होगा। तो ये F मिनिमम कितना लिया जाता है? 6। किसके लिए? जब ये नॉन लीनियर है, किसके लिए है?
नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर, फॉर लीनियर लिखिए, फॉर लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल F minimum is taken 7, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक अगर है तो F मिनिमम जो है वो 7 है। ये है फॉर नॉन लीनियर, सॉरी फॉर लीनियर, ये होगा फॉर लीनियर। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो कंपटीशन में जब रहेगा तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, नॉन लीनियर अगर है तो हम 6 लेंगे और लीनियर है तो 7 लेंगे, ये बार बार यही लिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लिखिए लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी is states that it says that for a dynamical system, for a dynamical system in thermal equilibrium, in thermal equilibrium the energy is equally distributed, the energy is equally distributed in various degree of freedom, in various degree of freedom, per molecule and is equal to ये होता है हाफ KBT, half KBT, where KB is the Boltzmann constant, KB क्या है, KB इक्वल टू है 1.38, या हम लोग जानते हैं KB क्या था, R/N था कि नहीं है, R है गैस कांस्टेंट और Na है एवोगाड्रो नंबर, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं वैल्यू, R 8.31 है और एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻26 अगर केजी में है और 23 अगर ग्राम में है तो डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.38 इंटू 10⁻23 या 26 किलोग्राम के लिए, तो इसको कहा गया इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी है, पर मॉलिक्यूल है, ये पर मोल नहीं है।
फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल एनर्जी कितनी हुई, पर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा, इसको हम लिखें अगर U तो ये हो जाएगा F टाइम्स हाफ KBT। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KBT है, और F डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो F टाइम्स हो जाएगा, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर मॉलिक्यूल है, पर मोल क्या होगा, फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल एनर्जी पर मोल की बात करें कितना हो जाता है, U इक्वल टू F टाइम्स हाफ KBT इंटू एवोगाड्रो नंबर, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो KB इंटू N, तो ये हो गया F इंटू हाफ KB इंटू NA कि नहीं, ये एक साथ लिख लें तो ये कैपिटल R है और ये है T, तो ये हो गया F टाइम्स हाफ RT, ये हो गया टोटल एनर्जी पर मोल, और ये है पर मॉलिक्यूल। तो हाफ RT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मोल की एनर्जी है, तो F से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक जिस गैस के लिए लिया जाएगा उसका है। CP और CV का रिलेशन तो बता चुके हैं ना कि नहीं, लिख लिया पूरा। अब देखिए CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये होता है DU बाई DT, तो अभी हमारे पास निकला था D बाई DT ऑफ, ये कितना था F बाई 2 RT, क्योंकि ये मोलर है, ये क्या है मोलर हीट कैपेसिटी, तो एक मोल के लिए होगा तो उसमें R रहेगा, KB नहीं रहेगा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CV इक्वल टू F बाई 2R D बाई DT ऑफ T 1 हो गया कि नहीं, अरे DT बाई DT 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा F बाई 2R। हमारे पास एक रिलेशन था CP माइनस CV इक्वल टू R, तो ये एक रिलेशन ये था CP माइनस CV इक्वल टू R, निकाल चुके हैं ना, तो इससे हम CP निकाल देंगे, CP इक्वल टू क्या है CV प्लस R, इसमें R ऐड हो गया तो CV की वैल्यू F बाई 2 R और प्लस R, तो अब ये R कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा F बाई 2 प्लस 1, ये हो गया CP, तो एक रेशियो होता है CP और CV का जिसको लिखते हैं गामा, तो गामा इक्वल टू कितना होगा CP अपॉन CV, इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि क्या रेशियो आएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी है
एफ बाई टू प्लस वन या 1 प्लस एफ बाई टू आर अपॉन एफ बाई टू आर। तो आर और आर कैंसिल हो गया, कितना मिला गामा 1 प्लस एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू। तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन एफ बाई टू प्लस 1। तो ये लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन एफ प्लस 1 या गामा इक्वल टू 2 प्लस एफ अपॉन एफ। 1 प्लस 2 बाई एफ है, ज्यादातर ये रिजल्ट पूछा गया 1 प्लस 2 बाई एफ। लिखिए पहले इतना। कहां पर? यहां 1 बाई एफ बाई टू हो गया और एफ अपान एफ बाई टू अपान एफ बाई टू। ये 1 अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये ऊपर है ना, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अलग अलग नहीं है। तो एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू कैंसिल होके 1 हो गया। अब ये 1 अपॉन एफ अपॉन 2 तो 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 बाई एफ प्लस 1 हुआ। ये कई बार यही पूछा है, गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ, कई बार ये पूछा है कंपटीशन में। तो ये है सीपी, सीवी और सीवी है एफ बाई टू आर, सीपी है 1 प्लस एफ बाई टू आर और गामा है 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ। तो अलग अलग आप निकाल सकते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए। लिख लिया? अब देखिए, इसका मतलब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, सीवी क्या है एफ बाई टू आर, सीपी क्या हो गया 1 प्लस एफ बाई टू आर, आर ऐड हो गया, और गामा कितना है 1 प्लस 2 बाई एफ, ये तीनों है। तो अब इसी के लिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस देखिए क्या आएगा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस एफ की वैल्यू क्या है 3, मोनोएटॉमिक के लिए एफ कितना है 3 है। बार बार बोलिए उसको, अब याद होगा। तो अब रखिए कितना आया, सीवी क्या हो जाएगा 3 बाई टू आर, देखिए यहाँ 3 बाई टू आर, सीपी कितना हो गया 3 बाई टू ए हो गया और प्लस 1 तो 5 बाई टू आर, तो ये हो गया 5 बाई टू आर। और गामा कितना हुआ, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो या यहां रख लीजिए 1 प्लस 2 बाई 3, तो 3 प्लस 2 5 और 5 बाई 3। यहां से देखिए सीपी अपॉन सीवी 2 2 आर आर कट जाएगा, 5 बाई 3 आएगा, और 5 बाई 3 को डेसिमल में 1.67
ये मोर देन 1 है सब में, सभी में, सभी गैस के लिए मोर देन 1 होगा, तो गामा सबसे ज्यादा इसमें है। अब अगर हम डाई एटॉमिक की बात कर ले, फॉर डाई एटॉमिक गैस, और ये कौन सा लेंगे, रिजिड, रिजिड के लिए F इक्वल टू कितना था 5, नॉन रिजिड लेंगे तो 7, तो ज्यादातर रिजिड का पूछा जाता है। तो CV सीधे 5/2R और CP ऐड हो जाएगा 1, तो 7/2R, और गामा इन्हीं का रेशियो यानी 7/5, 7/5 माने 1.4 ये है। तो इन जनरल यही रहेगा वैल्यू, जितनी रियल गैसेज हैं सब में यही रहेगा। और पॉली एटॉमिक के लिए या ट्राई एटॉमिक के लिए F इक्वल टू क्या लिखे, 6 फॉर रिजिड, सॉरी नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, तो क्या होगा CV 6/2 यानी 3R, CP एक ऐड हो जाएगा तो 4R, और गामा इन्हीं का रेशियो यानी 4/3 तो 1.33। अगर F इक्वल टू 7 है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर और नॉन रिजिड, सॉरी लीनियर और रिजिड, ये होगा F इक्वल टू 7, तो अब ये हो जाएगा CV 7/2R, CP 9/2R और गामा 9/7, 9/7 कितना होगा 1.28 न। तो ये वैल्यूज हैं, ये अक्सर पूछे गए, ये सब कंपटीशन में रहता है। उस दिन पूछ रहे थे ना कुछ लीनियर और नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पिछले दिन पूछ रहे थे ना, क्लियर है किसमें क्या लिखेंगे। गेट थोड़ा बंद कर लो, गेट बंद कर लो, आवाज आ रही है। एक छोटा सा रिलेशन पीछे था, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी था अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था आइसोथर्मल कर्व, उससे कैलकुलेट किया जाता था। तो हालांकि डेरिवेशन वगैरह नहीं है, लेकिन फार्मूले कभी कभी पूछ लिए गए। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो हमने निकाला था कि नहीं,
3 RT/m कि नहीं, √3 RT/m, तो m है मोलर मास, 3 kBT/m, तो स्मॉल m रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का होगा कि नहीं है, VRMS। तो दो और होते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज एंड मोस्ट। तो केवल फार्मूला बता दे रहा है, लिखवा दे रहा है, और कौन सबसे लार्ज है तुरंत मालूम ही हो जाएगा, क्योंकि जो VRMS है, V ऑफ RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 RT/m है, और मोस्ट प्रोबेबल जो है वो है 2 RT/m, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और फिर एक मीन वेलोसिटी है 8/π RT/m, है ना। तो लिख लीजिए, पहले लिखिए रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कामा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये था, देखिए VRMS निकाल चुके हैं, ये था √3 RT/m। VMP मोस्ट प्रोबेबल, तो ये है 2 RT/m, और V मीन वैल्यू VM, या इसके ऊपर बार भी लिखते हैं, तो ये है 8 RT/πm, ये होता है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या निकलेगा, VMP अपॉन VRMS। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 2/3 आएगा रूट के अंदर, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2/3, तो ये हो गया 2/3 स्क्वायर रूट में। तो इससे लिख सकते हैं VMP इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3 VRMS। इन दोनों का लें, सॉरी ऊपर वाले का और MP का ही ले लीजिए, तीनों का उसी से रिलेशन निकालेंगे। ये है 1, ये था 2, ये है 3। तो अब 3/2 कर लें, 3/2, तब देखिए क्या मिलेगा, V मीन अपॉन VRMS। तो 8/3π रूट के अंदर, ये RT/m कट गया, 8/π/3 रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 8/3π। तो इसी से ये लिख सकते हैं VM मीन वैल्यू इक्वल टू √8/3π VRMS।
वैल्यू लिखिए पहले इतना है क्या, मीन या एवरेज एक ही होता है ना। मीन वेलोसिटी का मतलब अर्थमेटिक मीन लिया जाता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू v1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो है मीन वैल्यू है क्या। अरे ये लिखा है दिस अपान दिस, तो 2/3 तो आएगा यहां पर, और फिर ये और ये लिए है ना, 2 कहां लिया जा रहा है, वो Vm अपान ये m है और Vrms 3/1 है, सॉरी ये वाला गलत लिखा है यहां पर, 1 है 1, 3/1। इनमें रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी। ये है पॉइंट, अगर उसमें लिखा जाए 0.816 Vrms और ये हो जाएगा 0.92 Vrms, तो इसका मतलब सबसे बड़ा Vrms है, तो Vrms ग्रेटर देन ये है Vm मीन वैल्यू, और वो बड़ा है मोस्ट प्रोबेबल से, क्योंकि ये 0.816 है और ये 0.92 है कि नहीं, तो ये रिलेशन रहता है, सबसे अधिक Vrms, उससे कम एवरेज या मीन वैल्यू, और उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एक छोटा टॉपिक इसमें और है, मीन फ्री पाथ। ये भी पूछा गया है, जान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये भी रिलेशन पूछे गए। हाँ तो याद रखना पड़ेगा, ये तो याद है, और मोस्ट प्रोबेबल याद रखो, 3 के बजाय 2 RT है, क्यों ये कम है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं केवल उनका है। जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया था मैक्सवेल ने, तो ग्राफ इस तरह का था, कुछ ऐसे था, तो मोस्ट प्रोबेबल तो यही है कि नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल ये है, तो ये सबसे कम होगा ही, सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, जिनकी वो वेलोसिटी रहेगी, तो इसलिए ऐसा है। तो ये 3RT/m, ये 2RT/m और 8/πRT/m है। ये हेडिंग डाल लो, मीन फ्री पाथ। वैसे इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग इन जनरल एक रिजल्ट लिख लेते हैं, है ना। तो अगर गैस मॉलिक्यूल किसी चैम्बर में हो तो कैसा होगा, रैंडम मोशन होता है एट एनी टेम्परेचर या इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रैंडम मोशन, और वो दूसरे मॉलिक्यूल से फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं, एक बार कोलिजन, फिर दूसरे बार, तीसरे बार, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन जो होगा उसी को कहा जाता है, वो तो अलग अलग आएगा, जैसे एक मॉलिक्यूल कहीं यहाँ होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं है सेम डिस्टेंस पर उनके कोलिजन्स हो जाए। मान लीजिए ये मोशन शुरू किया, यहाँ इसका कोलिजन हुआ, फिर ये टर्न होगा, यहाँ पर आ गया, अब ये कोलिजन के बाद यहाँ गया, फिर कोलिजन यहाँ पर आकर के कर रहा है, फिर कोलिजन से यहाँ ये बेंड हो गया, तो ये रैंडम इस तरह चलेगा।
तो अब ये देखिए सबसे कम डिस्टेंस ये उससे ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, तो एवरेज वैल्यू निकाला जाता, मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसी को कहा जाता है मीन फ्री पाथ, कि नहीं? तो ये कैलकुलेट करना है। लिखिए, at certain temperature gas molecules randomly moving in all possible direction and collide with other molecules frequently, यानी बार बार कोलिजन होता है, फ्रीक्वेंटली, द mean distance traveled by the molecule between two successive collision with other molecule is called mean free path. अब इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं हम, मान लो अगर हम इसको L बार लिख दें तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन it take place with other molecules. ये होगा मीन फ्री पाथ। टोटल डिस्टेंस कितना चला, जैसे यहां से देखिए, यहां पर ये यहां से मोशन स्टार्ट किया, पहला कोलिजन ये कर लिया, दूसरा यहां हुआ, तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां हो गया, पांचवा ये हुआ। तो अगर हम ये डिस्टेंस को काउंट करेंगे तो इन सबको ऐड करें, टोटल डिस्टेंस कितना चला और कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, तो उनका जो वैल्यू आएगा वही मीन फ्री पाथ कहलाएगा, वो कहलाएगा। अब किसी एक का नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कभी जल्दी कोलाइड कर जाएगा, कम डिस्टेंस चलेगा, कभी देर में कोलिजन होगा और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसीलिए मीन वैल्यू ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इट टेक प्लेस, जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहा हो, कब, व्हेन ऑल अदर ट्रीटेड एट रेस्ट, ये मान लें कि बाकी सब अपने जगह पर बने हैं तब, तो नंबर ऑफ कोलिजन इट टेक प्लेस विथ अदर मॉलिक्यूल्स, तो ये है मीन वैल्यू। लेकिन अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो कब किसी दूसरे से कोलाइड करेगा, मेन पार्ट ये होता है। तो होता है डिस्साइज, बहुत लिखने में व्यस्त ना रहो, ये कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं, मेन रिजल्ट अभी याद रख लेना।
डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, रिजल्ट ही पूछा जाएगा। तो कैसे होता है ये बता दे रहा हूं, तो अभी बहुत व्यस्त न रहो इसमें। अब देखिए, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल मोशन कर रहा हो तो कब कोलाइड करेगा। जैसे हम हैं, चल रहे हैं किसी भीड़ वाली सड़क पर, कब कोलिजन होगा? जब हमारे और दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरी बॉडी के बीच डिस्टेंस 0 हो जाए, तभी तो कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ। तो केवल हमारे थिकनेस से नहीं मतलब है, दूसरे वाले की भी थिकनेस से मतलब है। दुबला पतला होगा तो कोलाइड नहीं करेगा, कोई मोटा होगा तो कोलाइड कर लाएगा। और अगर सीधा वो चल रहा है तब तो कम कोलिजन हुआ, अब वो ऐसे चल रहा होगा तब तो और ज्यादा कोलिजन होगा। तो कोई बॉडी मोशन कर रहा होगा अगर, तो उसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। वाइब्रेशन तो हम गैस में नहीं लेते, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन तो होगा ही होगा। तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल ऐसे हम मान ले कि ये उसका साइज है, तो अब इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है, तो इसके अबाउट ये भी ऐसे मोशन करेगा तो ये इतना जगह लेगा, या इसके अबाउट मोशन होगा, तो अब ये इसकी साइज हो गई। क्योंकि सभी मोशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन भी करेंगे और रोटेशन भी करते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर d है तो दूसरे का भी तो डायमीटर d, अगर हम सबको सिमेट्रिकल मान ले तब, तो इसका मतलब 2d डिस्टेंस चाहिए। जब वो चलेगा तो 2d डिस्टेंस में कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो उससे कोलाइड करेगा। तो उसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गैस सिस्टम लिया है, तो ये एक सिलेंडर ऐसे बना सकते हैं। ये गैस के अंदर एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया, और इसका जो डायामीटर है वो कितना लेना होगा तब? 2d, d नहीं, कितना लेना होगा? 2d। क्योंकि यहां देखिए ये है गैस मॉलिक्यूल, तो केवल इतना जगह नहीं चाहिए। यहां पर गैस मॉलिक्यूल है तो वो भी इतना जगह लिया, और यहां गैस मॉलिक्यूल है तो वो भी इतनी जगह लिया कि नहीं लिया। तो जब ये मॉलिक्यूल इस साइज का है, कितने साइज का? जिसका डायामीटर d है, तो d यानी इधर और इधर रेडियस है ना, तो ये दोनों मिलाकर के d और हो गया, तो कितना हुआ? कम से कम 2d। तो जब ये मोशन करेगा तो 2d एरिया को कवर करेगा। आप समझ में आया? तो अगर कोई d डायमीटर का मॉलिक्यूल है, तो अगर वो मोशन कर रहा है तो 2d डायमीटर में, या 2d डायमीटर के सिलेंडर में जितने मॉलिक्यूल हैं सबसे कोलिजन करेगा। ये लास्ट वाले होंगे जो बाउंड्री पर हैं, इसके अंदर जो होगा उससे भी कोलाइड होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी इसके अंदर जितने भी होंगे सबसे कोलिजन उसका होगा। कोलिजन किससे नहीं होगा? जो इस बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो अब t टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी हम v मान ले, तो v इंटू टी डिस्टेंस चलेगा। v इंटू टी डिस्टेंस, कितने देर में? t वेलोसिटी अगर v है तो t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? v इंटू टी। तो कितने मॉलिक्यूल से कोलिजन होगा? इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? देखिए इस वॉल्यूम में वॉल्यूम कितना कवर होगा? वॉल्यूम कवर होगा पाई डी स्क्वायर। ये 2d डायामीटर है ना, रेडियस कितना होगा? d। तो पाई डी स्क्वायर एरिया हो गया, और डिस्टेंस कितना चला? v इंटू टी। तो इतना तो वॉल्यूम कवर हुआ। अब मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सब से कोलाइड करेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे? इसी को n से मल्टीप्लाई कर दें, पाई डी स्क्वायर v इंटू टी इंटू n। इतने कोलिजन्स होंगे उसके, किसके? एक मॉलिक्यूल का। कितना डिस्टेंस है वो कवर करेगा? vt। तो मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा? l बार अगर लिखे, सॉरी
वेक्टर नहीं है, बार है। एल बार तो कितना हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, v इंटू टी डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, पाई डी स्क्वायर वी टी एन, पाई डी स्क्वायर वी टी एन, वी टी और वी टी काट दो तो मिलेगा क्या, एल बार इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एन। तो डी क्या है, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आया कब, जब एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा हो, बाकी क्या हो, रेस्ट में। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, सभी मोशन करेंगे कि नहीं, सब अपने जगह खड़े थोड़ो रुके थोड़ो रहेंगे। तो अगर सबका मोशन हो रहा हो तो ये वैल्यू ये लिया जाता है 1/रूट, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। तो ये हो जाता है 1 अपॉन √2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर एन, क्योंकि एक्चुअल मोशन सबका होता है तो इसलिए ये रिजल्ट है। इतना होता है मीन फ्री पाथ, ये होता है मीन फ्री पाथ। कब, जब सारे पार्टिकल, अभी लिखो मत बेटा कुछ, जब सारे पार्टिकल मोशन करते रहेंगे तब। तो इसमें पहले एजम्पशन ये लिया गया कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा, बाकी सभी रेस्ट में है, पहले ये मान के निकाला गया। उसके बाद जब सभी पार्टिकल मोशन कर रहे होंगे तो फाइनल रिजल्ट जो मीन फ्री पाथ का है वो एल बार इक्वल टू 1 अपॉन √2, यही √2 टाइम्स कम हो गया क्योंकि सारे मोशन कर रहे होंगे, पाई डी स्क्वायर एन। डी क्या है, डायामीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये मानते हैं सभी सिमिलर हैं, सभी स्फेरिकल हैं, कोलिजन इलास्टिक है, ये सब तो पीछे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में लिया था ना, तो वो सब मानते हुए ये डेरिवेशन किया गया है। तो अब ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट आपका है। लिखिए, इफ, लिखो इफ diameter of each molecule, if diameter of each molecule is small d, and number of molecules per unit volume is small n, then mean free path will be, ये लास्ट वाला लिखो, एल बार इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन। तो मेन पार्ट यही है, क्लियर है ना। कभी फार्मूला आए तो यही लिखना है। अब आपका ये टॉपिक जो है थ्योरी का पार्ट पूरा खत्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल भी हम बता चुके हैं, इसका नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं। तो अब सारे न्यूमेरिकल एक साथ डिस्कस करेंगे, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का भी होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के भी होंगे, उसमें जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब होंगे, और पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। तो इन जनरल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ज़्यादातर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपी, सीवी, मेयर्स फार्मूले से रिलेटेड, और जो बेसिक लॉज ऑफ गैस था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें वेरिएशन, उनके ग्राफ से रिलेटेड सवाल, ये सब पूछे गए, ये जान लीजिए।
ज्यादातर वही पूछे हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में जितने प्रोसेस हैं, जितने प्रोसेस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में थे, उस पर मैक्सिमम सवाल होंगे। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर वो जो इंजन की इफिशियंसी है उन पर सवाल पूछे गए हैं, नहीं? तो ये सब है। तो अभी हमारे पास समय है बहुत, 3 दिन का है, तो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक? एक क्वेश्चन लिखिए, पहले कराया था उसी में के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे। एक क्वेश्चन लिखिए, नीट 24 में पूछा था। इन द गिवन फिगर लिखो, क्यों इधर उधर कर रहे हो? इन द गिवन फिगर, एक फिगर अभी बनाऊंगा। इन द गिवन फिगर कैपिटल टी कैपिटल वी, बीच में हाइफन है, टीवी ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस at different pressure, at different pressure P1, P2 and P3, then ऑप्शनल लिखिए। नंबर 1, P2 is greater than P1 is greater than P3, ग्रेटर का साइन बनाइएगा। नंबर 2, P1 greater than P2 greater than P3, नंबर 3, P3 greater than P2 greater than P1, P3 greater than P2 greater than P1, नंबर 4, P1 greater than P3 greater than P2, अब एक ग्राफ है, देखो ये है टीवी ग्राफ, टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ है। तो कौन से लॉ में है ये? प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब देखिए ऐसे ग्राफ है, ये अलग अलग प्रेशर पर हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। टीवी ग्राफ एक ये है, ये प्रेशर P1 पर है, और ये टीवी ग्राफ है एट प्रेशर P2, और ये टीवी ग्राफ है एट प्रेशर P3। तो क्या रिलेशन सही है, कौन सा होगा? ये हमने ग्राफ में बनाया था जब बताया था।
P1 बड़ा होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। लार्ज प्रेशर है P1 तो कम वॉल्यूम बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर कम करोगे तो और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर और कम करोगे तो वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा। तो किसमें ज्यादा बढ़ रहा है? इसमें। उससे कम इसमें बढ़ रहा है, उससे भी कम कि नहीं? तो ये तो क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही दूसरा भी था, जब क्या नहीं आया? ये एक आइसोबरिक कर्व है आपका, हमने क्या रखा कांस्टेंट? प्रेशर को। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो उसी चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो अब उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं? कम होगा, कम होगा। तो ऑन द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा जितना लो प्रेशर पर बढ़ता। अब प्रेशर और बढ़ा दोगे तो अब वॉल्यूम और कम बढ़ेगा ना। तो जब हायर प्रेशर होगा तो राइज ऑफ वॉल्यूम स्मॉल होगा। तो वॉल्यूम स्मॉल किसमें है? चेंज ऑफ वॉल्यूम इसमें कम है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें उससे भी ज्यादा है कि नहीं है? अरे इधर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसके लिए देखो इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम इतना ही है। इसका इनिशियल ये था तो फाइनल ये हो गया, इसका इनिशियल ये तो फाइनल ये हो गया। तो प्रेशर किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इससे कम प्रेशर इसमें है और इससे भी कम, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अधिक राइज करेगा। अब क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। 2024 का है, नीट 2024 में ही ये पूछा गया था और सीधे उसी बेसिक लॉ पर है। ऐसे हर एक लॉ का पूछा गया है, चाहे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ प्रेशर, सबके लिए ऐसे पूछे गए हैं। अब आ रही हो? है? अभी अगले हफ्ते से क्लास 12 का स्टार्ट हो जाएगा, पूरा क्लास 12। तो तुम तो आओगे ही रेगुलर, प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है? और जो लोग हैं 2-4 बच्चे और है ना, उनको भी कह दो क्लास 12 अब पूरा 100% पढ़ाया जाएगा, ये जान लीजिए। तो अभी 2 दिन न्यूमेरिकल और बताएंगे, तीसरे दिन मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर शुरू करूंगा, ये जान लो। बैठो और फिर समय से आओ, उसी समय जब क्लास रहे पूरा फिजिक्स पढ़ लोगी, ये जान लो। और आने देंगे हम लोग बताएंगे ना, आने देंगे।